Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I am your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our 14th lecture of chapter number 7, Agriculture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से है, जिसमें मेज़ क्रॉप यानी कि मकई की फसल जो है इसके मुतालिक हम लोग पढ़ेंगे। मेज़ क्रॉप जो है इसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में मकई और कॉर्न के नाम से भी जानते हैं कि जी जो ये फसल है ये कॉर्न की फसल है, कॉर्न क्रॉप है। कॉर्न क्रॉप जो है ये इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है। इसके भी जब ग्रोथ होती है, जब इसके सीड्स वगैरह लगाए जाते हैं तो जो हमें पहला स्टेम उसका निकलता हुआ या पहली बड वगैरह निकलती हुई दिखाई देती है तो ऐसे फील होता है कि जैसे कोई घास उग रही है, और उस वक्त तक हमें क्लियर नहीं हो पाता जब तक कि इसके ऊपर सिट्टे वगैरह या ये जो मकई के दाने हैं वो उगना नहीं शुरू हो जाते हैं। इस क्रॉप के हवाले से देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो मैक्सिकन गल्फ जो है, जो मैक्सिको का एरिया है, मैक्सिकन कंट्री जो है, वहां पर इसकी सबसे पहले कल्टीवेशन हुई थी। इसी वजह से इसको नेटिव प्लांट कहा जाता है मैक्सिको का। इस प्लांट के अंदर जो हम लोग ग्रेन हासिल करते हैं, उस ग्रेन के अंदर अगर हम लोग उसको प्रेस करें तो उसमें से तकरीबन जो है 50% हमें ऑयल हासिल होता है। इनके एडिबल ऑयल जो है वो हम लोग कॉर्न ऑयल से, ये कॉर्न जो सीड्स है उनसे हम लोग निकाल कर उसको एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत से यूजेस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। कॉर्न क्रॉप जो है ये पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट फूड क्रॉप है। इसको पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट स्टेपल फूड क्रॉप भी कहा जाता है कि ये मार्केट वैल्यू भी रखती है। और मार्केट वैल्यू रखने के बावजूद जो है पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग 40% तक जो है इसको मार्केट तक जो है वो लेके जाते हैं, और बाकी को जो है वो फार्म के अंदर और लोकल मार्केट के अंदर जो है हम लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं। ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है और इसको जब ग्रो किया जाता है तो इसको खरीफ के सीजन में यानी कि समर सीजन के इस प्लांट को समर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वो खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है। इस प्लांट का कद जो है ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फॉर्म में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 13 फीट और कम से कम ये 3 फीट तक होता है। इसका 3 फीट तक उस वक्त रखा जाता है कि जब हम लोग इसको ग्रो करते हैं फॉर एनिमल फूडर के तौर पर, और 13 फीट तक उस वक्त हम लोग इसको जाने देते हैं कि जब हमें इसके ऊपर से कॉर्न के सीड्स वगैरह यानी कि ग्रेन चाहिए होता है, तो उस वक्त इसको ग्रो होने दिया जाता है जिससे इसका कद जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर कॉर्न क्रॉप को या मेज़ क्रॉप को देखा जाए तो ये जो पोटैटो के जो फार्मर होते हैं, जो आलू को उगाने वाले जो किसान हैं, उनके लिए ये बड़ी फेवरेट क्रॉप होती है। अगर वो अपनी क्रॉप को रोटेट करना चाहें कि पोटैटो के बाद अगर कोई और क्रॉप उगानी है तो उनके लिए बेस्ट वन क्रॉप जो है वो ये मेज़ क्रॉप होती है, क्योंकि इसको लगाने से उनके जो पोटैटो की जो फर्टिलिटी चाहिए होती है पोटैटो क्रॉप को, वो दोबारा से रिवाइज हो जाती है और वो दोबारा से जो है अपनी फसल को ये मेज़ क्रॉप को काटने के बाद उसको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। इनके जो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप का गैप आता है उस दौरान में ये मकई को जो है वो काश्त कर लेते हैं, या मकई और दूसरे मकई के दरमियान का जो गैप आएगा उसमें पोटैटो को कल्टीवेट कर लिया जाता है। इसलिए ये उनके लिए ये बेस्ट चॉइस कंसीडर की जाती है पोटैटो फार्मर्स के लिए। इसके बाद अभी बात हुई कि ये नेटिव प्लांट है मैक्सिको का। मैक्सिको आपको पता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बिल्कुल तकरीबन सेंट्रल एरियाज में आ जाता है कि जहां पर इसको कल्टीवेट किया गया सबसे पहले, और फिर अमेरिका जो है यूएसए जो है यहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया था। यूएसए के हवाले से एक और चीज़ भी बता दूं कि यहाँ पर जो 100% जो प्रोडक्शन हासिल होती है उसमें से 80% जो है वो एनिमल फूडर के लिए के तौर पर उसको कल्टीवेट किया जाता है, और सिर्फ 20% जो है वो हम लोग इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है वो इसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन का प्लांट है कि जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिड रहता है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है
उन एरियाज में जो है इसको कल्टीवेट किया जाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। फिर वर्ल्ड के 155 कंट्रीज हैं कि जो इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, जो मेज क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, जिनमें से यूएसए जो है ये लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, इसका ऑयल भी निकालता है। वर्ल्ड का ऑयल के हवाले से देखा जाए तो वर्ल्ड के ऑयल की एक्सपोर्ट करने वाला भी यही कंट्री सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर चाइना, थर्ड वन ब्राजील है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज क्रॉप का, और पाकिस्तान जो है वो 8th रैंक पर आता है। 8वें नंबर पर जो है वो पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान का जो जितना भी टोटल अरेबल लैंड है, यानी कि काबिले काश्त रकबा जो है, उसके 4.8% पर जो है वो हम लोग इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसको अगर टोटल एरिया देखा जाए तो 1.144 मिलियन हेक्टेयर एरिया बन जाता है कि जिसके ऊपर इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 4.92 मिलियन मैट्रिक टन है इस वक्त के मौजूदा टाइम। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 1947, 49 या 48 के साथ किया जाए, इस टाइम पीरियड के साथ अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की उस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन थी 4 लाख मैट्रिक टन थी, और जो मौजूदा जो है जो अब बढ़ के कितनी हो गई हुई है 4.92 मिलियन मैट्रिक टन हो गई हुई है। कहां पे 4 लाख मैट्रिक टन और कहां पे 4.92 मिलियन मैट्रिक टन। और एरिया को देखा जाए तो उस वक्त एरिया भी जस्ट 4 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, जो कि अब जो है बढ़ के कितना हो गया हुआ है 4.8 ये परसेंट के करीब जा चुका हुआ है, 1.144 मिलियन हेक्टेयर तक जा चुका हुआ है। इसके बाद इसके अंदर अभी बात हुई कि भाई एक ऑयल सीड जो है, यानी कि ऑयल ये जो कॉर्न है, इसके अंदर तकरीबन 50% ऑयल के कंटेंट्स होते हैं, यानी कि एडिबल ऑयल जो है उसके कंटेंट्स जो है 50% होते हैं। और ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है कि चीपेस्ट भी है और इजीली इसको गेन भी किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान की जो 40 to 50% प्रोडक्शन है उसका हिस्सा जो है, यानी कि 40 to 50% प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वो हम लोग फील्ड के अंदर ही या वहीं पर ही फार्मर जो है वो अपने फार्म के अंदर इसको यूज कर लेता है। फिर उसके बाद जो बाकी बच जाने वाला है उसमें से 15 to 20% जो है वो अपनी लोकल मार्केट में, यानी कि दूसरे फार्मर्स को वहीं पे सेल कर देता है। और बाकी का उसके बाद भी जो बाकी बच जाता है, जो तकरीबन 30 से 40% बनता है, उसको जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, यानी कि आप इंटरनेशनल मार्केट का भी नाम ले सकते हैं, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जो है उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। फिर इसकी हिस्ट्री आ जाती है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टू हमें पता चलता है कि ये क्रॉप भी जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अमेरिका को दरियाफ्त करने से पहले जो है कल्टीवेट की जाती थी। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान के अंदर इसको सबसे पहले जो है वो 16th सेंचुरी में इसको कल्टीवेट किया गया था, 16वीं सदी में। यानी कि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इसकी कल्टीवेशन इतनी पुरानी नहीं है, जस्ट 400 साल पहले जो है इसकी कल्टीवेशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर शुरू हुई थी। और कहां से शुरू हुई थी? नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, यानी कि पंजाब प्रोविंस जो है उसको अगर देखा जाए तो उसकी नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है, जो कि तकरीबन केपीके के साथ जाके लगता है, उसका बॉर्डर लगता है, वहां पर इसको जो है वो सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था। इसके बाद इसके यूजेस, इसके अलावा इसकी टाइप्स वगैरह और इसके फैक्टर्स और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, मेज क्रॉप को देखा जाए तो इसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी इसमें 9.4% जो है हम लोग दूसरे मिनरल्स वगैरह, इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, और फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो है ये चीज़ें। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि भाई ये विटामिन ए का भी सोर्स है। फिर कॉमनली जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो वेस्ट है, जो तने वगैरह होते हैं, इसको एनिमल फूडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे ग्लूकोज, जेली, ठीक है, ये चीज़ें भी बनाई जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है इसको हम लोग स्टार्च बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फूडर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है समर सीजन की क्रॉप है, या समर मेज है, या कॉर्न ये आ जाती है क्रॉप जो कि समर सीजन में कल्टीवेट।
अब समर सीजन हमें पता है कि जब ये टाइम पीरियड आता है मार्च अप्रैल का, तो समर सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको स्पेशली जो है अप्रैल मई में इसकी कल्टीवेशन शुरू कर दी जाती है। जहां जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर कुछ टाइम पीरियड जो है वो पहले शुरू कर दिया जाता है। यानी कि साउदर्न एरियाज में देखा जाए तो वहां पर टेम्परेचर विंटर सीजन ये समर सीजन में जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है जल्दी, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो लेट शुरू होता है। इसलिए साउदर्न पंजाब में, या आप लोग कह सकते हो कि भाई सिंध के एरियाज में इसकी कल्टीवेशन पहले शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये इसकी कल्टीवेशन कर दी जाती है। तकरीबन जून तक जो है ये कंप्लीट इसकी कल्टीवेशन हो चुकी होती है, सीड सोइंग हो चुकी होती है। फिर उसके बाद इसको 120 डेज से 150 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं टोटल प्रोडक्शन के लिए, टोटल ग्रोथ के लिए। और जब नवंबर या दिसंबर का टाइम पीरियड आता है तो उस वक्त तक जो है इसको काट लिया जाता है, या इसके ऊपर से सिट्टे वगैरह जो है वो इसके ये छलियां वगैरह, या आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो लोकल मकई है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें से उतार लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ जाती है स्प्रिंग मेज। स्प्रिंग मेज को हम लोग कल्टीवेट करते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, क्योंकि पाकिस्तान के वो एरियाज के जहां पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो तकरीबन टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, वहां पे गर्मियां नहीं आती, ठीक है। उन एरियाज में जो है हम लोग स्प्रिंग सीजन जैसे शुरू होता है, यानी कि फरवरी में, जनवरी फरवरी का जब टाइम पीरियड आता है, फरवरी में मोस्टली ये पीक पर शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड में इसके सीड्स लगाए जाते हैं। और जब मई जून का टाइम पीरियड आता है तो उस वक्त इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह जो है वो करनी शुरू कर दी जाती है। तो ये टू टाइप्स है इसकी जो पाकिस्तान में कल्टीवेट की जाती है, एक समर है और दूसरी स्प्रिंग मेज है। इसके बाद इसके फैक्टर्स आ जाते हैं कि ऐसे कौन सी कॉजेज हैं या रीजंस हैं फिजिकल और ह्यूमन कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी इस क्रॉप को जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं और इसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें हमेशा की तरह सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो क्लाइमेट है कि अगर क्लाइमेट सूटेबल होगा तो तब हम लोग इस क्रॉप को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब क्लाइमेट इसको कैसा रिक्वायर्ड होता है कि अभी बात हुई कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। आप पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान सब ट्रॉपिकल में आता है कि 23.5 डिग्री पर पाकिस्तान जो है उसकी फर्स्ट बॉर्डर जो है वो शुरू होता है साउदर्न एरिया से, और ये 37 डिग्री यानी कि अभी ये सब ट्रॉपिकल के अंदर ही खत्म हो जाता है इसकी बॉर्डर लाइन जो है, इसका टोटल एरिया जो है, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर या क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, और उसमें भी क्या चीज एक्स्ट्रा से है, वार्म ह्यूमिड, इनके गर्म हो लेकिन मरतूब भी हो, नमी वाला हो, बारिश वाला इलाका हो, तो वहां पर इसको कल्टीवेट किया जाता है। और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी फ्रॉस्ट फ्री और फोग फ्री डेज जो है वो इसको रिक्वायर्ड होते हैं। फिर रेनफॉल इसके लिए 35 इंचेस से 45 इंचेस, कुछ एरियाज में 50 इंचेस जहां पर बाकायदा आपको ये चीज इरिगेशन नहीं मिलती, उस एरिया में क्या किया जाता है कि हम लोग 45 इंचेस तक जो है वो रेनफॉल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके बाद सॉइल, मट्टी, जो इसके लिए मट्टी है वो अलूवियल होनी चाहिए, दरियाई मट्टी, और वो भी कौन सी, ड्रेन्ड सॉइल जो है कि जो एब्जॉर्ब करे पानी को, उसको ड्रेन कर दे, यानी कि आगे की तरफ मूव कर जाए, वो वहीं पर स्टे ना करे। अलूवियल, फर्टाइल, लोमी सॉइल, ये इसके लिए सबसे बेस्ट वन सॉइल होती है जिसके अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर इरिगेशन के हवाले से देखा जाए तो वो एरियाज के जहां पर रेनफॉल कम होती है तो इसको एटलीस्ट जो है वो 10 टाइम जो है वो इरिगेशन की जरूरत पड़ती है कि 10 दफा जो है इसकी पूरी ग्रोथ में जो है 10 से 15 दफा जो है इसको पानी देना पड़ता है, इसको इरिगेट करना पड़ता है। फिर फिजियोग्राफी देखी जाए ज़मीन के कि किस किस्म की ज़मीन में, तो इस क्रॉप को भी जो है अब ज़्यादातर जो है वो प्लेन एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। माउंटेनियस रेंजेस में इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत कम होती है, प्लेन एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ पर यहाँ जो वैलीज़ हैं उनके अंदर इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, जो कि स्प्रिंग मेज़ उगाई जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो ये जो है यानी कि इसके लिए प्लेन एरिया सबसे सूटेबल होता है, माउंटेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज ये इसके लिए कोई बेस्ट वन एरियाज नहीं है। फिर इनके बाद वही ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम लोग अगर इसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करेंगे यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा ग्रोथ होगी।
ठीक है, हम लोग कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ ले सकेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। आप ये जो जिस लैंड एरिया के ऊपर आप लोग इसको कल्टीवेट कर रहे हैं वो आपकी अपनी ओनरशिप में होनी चाहिए, ठीक है, आपने उसको किराए पे नहीं लिया हो, ठीक है। उसके अलावा बाकी के वही ट्रांसपोर्टेशन नज़दीक तरीन एरियाज में होनी चाहिए। इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो नियरेस्ट एरियाज में होनी चाहिए। इसके कंज्यूमर नज़दीक तरीन हो, इसकी डिमांड होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो है आप लोगों को फैसिलिटी वगैरह मिली होनी चाहिए, जिसके बाद जो है आप इसको एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये क्रॉप जो है वो किन एरियाज में कल्टीवेट की जा रही है, इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है और इसका टोटल एरिया वगैरह कितना है। इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाती है इसकी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। ये वर्ल्ड के हवाले से नहीं है, वर्ल्ड के हवाले से जस्ट इतना ही हमें याद रखना है कि दुनिया में 155 मुल्क जो हैं वो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें यूएसए सबसे बिगेस्ट कंट्री है जो इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और जो कि तकरीबन मोर देन 36% बनती है। फिर दूसरे नंबर पर इसका एक्सपोर्टर भी वही है। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आउट ऑफ ये 155 कंट्रीज में से। तो पाकिस्तान में जो इस क्रॉप ने जितना एरिया कवर किया हुआ है, अरेबल एरिया कवर किया हुआ है, उसमें 4.8%, जिसकी अभी अब हमने बात की कि 1.44 मिलियन हेक्टर एरिया है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन आती है 4.92 मिलियन मैट्रिक टन, और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एरिया है वो है पंजाब का, कि पंजाब प्रोविंस जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कर रहा है और तकरीबन 75% प्लस में इसकी प्रोडक्शन है। फिर इसका प्री हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया हुआ है कि 1947-48 में देखा जाए तो जब हम लोग इसकी क्रॉप को कल्टीवेट करते थे तो हमारे पास एरिया जो था वो 4 लाख हेक्टर था और जो प्रोडक्शन हासिल हुई थी हमें वो 4 लाख ये मैट्रिक टन थी, ठीक है, जो कि मौजूदा टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो इंक्रीज कर गई हुई है। फिर पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि जिसमें पंजाब जो कि 75% से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, इसके पास एरिया इसकी कल्टीवेशन का 50.8% अरेबल लैंड है, कि जो काबिल काश्त रकबा है उसके 50% से ज्यादा हिस्से पर इसको मेज क्रॉप को जो है कल्टीवेट किया जा रहा है। और इसमें जो प्रोमिनेंट एरियाज आते हैं उसमें रावलपिंडी, ठीक है, गुजरात का एरिया आ जाता है, सरगोदा का एरिया आ जाता है, इसके अलावा शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, ठीक है, सियालकोट का एरिया आ जाता है जहां पर इसकी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की जा रही है। फिर केपीके को देखा जाए तो केपीके का टोटल अरेबल लैंड का 48.4% पर जो है हम लोग मेज क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है, वो तकरीबन 24.8% बनती है कि जो हम लोग वहां से हासिल कर रहे हैं। फिर इसमें देखा जाए तो चार सद्दा का एरिया, पिशावर का एरिया आ जाता है, मैदान का एरिया आ जाता है, दीर का है, सवात है, ठीक है, बुनेर वगैरह का एरिया आ जाता है। ये ज्यादा एरियाज प्रोमिनेंट हैं इसमें केपीके में। फिर सिंध प्रोविंस को देखा जाए तो इसमें प्रोडक्शन ना होने के बराबर है और एरिया भी ना होने की, यानी कि ये जो 2 प्रोविंसेस हैं ये प्रोविंसेस बहुत कम इसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत कम इनका एरेबल लैंड है और बहुत कम इनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। सिंध को देखा जाए तो इसका 0.03% अरेबल लैंड के ऊपर हम लोग मकई को काश्त करते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 0.16% है, ठीक है। और इसको अगर बलोचिस्तान के साथ देखा जाए तो बलोचिस्तान में 0.07% अरेबल लैंड है और जो प्रोडक्शन है वो 0.04%, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया आता है प्रोमिनेंट, वो नसीराबाद का एरिया आता है, वो भी जो इंडस रिवर है उसके नियरेस्ट एरियाज में वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, जो कि इसके बॉर्डर के पास ही आ जाता है। तो ये बेटा इसके प्रोमिनेंट एरियाज थे। पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा मुबादला भी कमाता है और अपने जो लोकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की और एनिमल फूडर की भी, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है। आज का बेटा लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।